तो पहाड़ बेहाल या कुछ हुआ सुधार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन कुमाऊं के 2 पहाड़ी जिलों में इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। हालात ये हैं कि इन पहाड़ी जिलों में पॉजिटिविटी रेट में मैदानी जिलों को भी कोसों पीछे धकेल दिया है। कई पहाड़ी इलाकों में कोरोना संक्रमण की दर नीचे उतरती दिख रही है, तो वहीं उत्तराखंड में अब खासकर मैदानी जिलों में तो कोरोना संक्रमण की काफी कम संख्या दर्ज हो रही है। यही नहीं, पॉजिटिविटी रेट के मामले में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिले काफी पीछे आ गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुमाऊं के 2 विशुद्ध पहाड़ी जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा। अल्मोड़ा जहां 8.15 की दर से पहले स्थान पर कायम है, तो वहीं पिथौरागढ़ में 4.93% की दर के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ये बात अलग है कि इन दोनों जिलों की जनसंख्या मैदानी जिलों के मुकाबले काफी कम है। पहाड़ी जिलों में बड़े पॉजिटिविटी रेट को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। तो उत्तराखंड के अंदर कोरोना का कहर भले ही कम हुआ हो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में अभी भी पॉजिटिविटी रेट पर काफी ऊपर ही है। कुमाऊं के 2 पहाड़ी जिलों में इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। इन पहाड़ी जिलों ने पॉजिटिविटी रेट में मैदानी जिलों को भी कोसों पीछे धकेल दिया है। कई पहाड़ी इलाकों में कोरोना संक्रमण की दर नीचे उतरती दिख रही है। उत्तराखंड में अब खासकर मैदानी जिलों में तो कोरोना संक्रमण की काफी कम मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट के मामले में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिले काफी पीछे जरूर आ गए हैं। तो जिस देहरादून के अंदर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार थी, पहले स्थान पर देहरादून संक्रमण को लेकर बना हुआ था, अब देहरादून में मामले काफी कम है। हरिद्वार के अंदर मामले अब काफी कम है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप बिष्ट, जिलाध्यक्ष बीजेपी, उमा सिसोदिया नेता आप, संजीव चौधरी नेता कांग्रेस, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी मैम, नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे और प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही। जो उत्तराखंड, अगर हम कोरोना की पहले वेव की बात करें तो मामले ना के बराबर थे। दूसरे लहर में जो तांडव हुआ है उत्तराखंड के अंदर सभी ने देखा है। आलम अभी भी ये है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे संक्रमण की रफ्तार अभी भी बेकाबू है। 8.15% बताया आपको पॉजिटिविटी दर वहां पे दर्ज की गई है। जिम्मेदार कौन और कब तक संक्रमण की रफ्तार इस इलाकों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर कम होगी? प्रदीप जी। देखिए, सबसे पहले मैं लोकमंच पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। निश्चित तौर पर पहाड़ के जिलों में भी हम संक्रमण पर काबू पाने जा रहे हैं। आपने बताया कि पहाड़ में अभी दर तेज है और मैदानी जिलों में हमने कम करने में भारी सफलता प्राप्त करी है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ा था पूरा देश में, पूरे दुनिया में, और उत्तराखंड में हमारी तीरथ सिंह रावत जी की सरकार ने इसको जिस प्रकार नियंत्रित करा है, इसके लिए हम तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद भी देते हैं। और जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने अपने दिशा निर्देश जारी करे और इसको रोकने के उपाय बताए, उस उपायों को लागू करते हुए अब हमें दिख रहा है कि जो हमारे एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बेकाबू दिखाई दे रहा था, आज स्थिति काबू में है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जिन जिलों में आपको तेजी दिख रही है, और इसका दूसरा कारण ये भी कि वहाँ की टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और उन जिलों में भी यह स्थिति नियंत्रण में बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी। बिल्कुल। उमा जी, सुना आपने, उन्होंने कहा कि अब हम काफी हद तक स्थिति को नियंत्रण करने में सही साबित हुए हैं, और कहा भी उन्होंने तमाम तरह की उपलब्धियों को गिनवाया भी। कितनी सहमत है मैम आप इस बात से? देखिए, कोरोना जो सेकेंड वेव जो कोरोना की आई है उसका एक पीक हुआ, उसके बाद कोरोना धीरे धीरे कम हुआ। अब वैज्ञानिक बात करते हैं थर्ड वेव आएगी, उसका एक पीक जाएगा, वो कम आएगा। देखिए, ये कोरोना अपने आप बढ़ा और अपने आप घटा। ये एक जो विषाणु है, इसका एक जो जीवन चक्र है, उसमें सरकार ने ना इसको बढ़ाने में योगदान दिया, ना इसको घटाने में कोई योगदान दिया। हाँ, हालात बिगड़ने पर जो सरकार का जो, देखिए कोरोना की इस पूरी महामारी में सरकार का जो फेल्योर निकल कर आता है, वो निकल कर आता है कि इसको एक आपदा प्रबंधन की तरह से हम लोग सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए।
आज जो कोरोना डाउन हुआ है, ये कोरोना डाउन होना ही था, ये कोरोना का जीवन चक्र है। वो एक बार जो संक्रमण है वो धीरे धीरे उसकी जो वेव है वो पीक तक जाएगी और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही नीचे आएगा। इसमें ना सरकार ने कोई इसमें उसको रोकने के लिए कोई योगदान दिया है, ना उसको बढ़ाने में कोई योगदान दिया था। ये जो होना था ये हो रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना की जो आज भी महामारी उसी तरह से मतलब उतने ही रेट में आई हुई है। आप ये देखिए कि जो पहले मैदानी क्षेत्रों पर जो कोरोना बहुत तेजी से फैला, उसके उस समय पहाड़ों पर उतना संक्रमण नहीं था। आज ये संक्रमण जो है मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे कम होकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार फैलता हुआ हमें नजर आता है। यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो टेस्टिंग कराए। टेस्टिंग कराने के बाद उनको जो कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है उनको सही तरीके से अस्पताल और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान की जाए। अगर सरकार इन चीजों में सक्सेसफुल है तब हम मान सकते हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि सरकार इन चीजों में सक्सेसफुल नहीं है। बल्कि सरकार के लिए तो अच्छा है कि मैदानी क्षेत्रों से जो कि कोरोना की दर जो है वो कम हो गई है और वो अपने पूरे संसाधनों को पहाड़ों पर लगा सकती है पहाड़ में कोरोना को रोकने के लिए या कोरोना के जो पीड़ित है उनको सही चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार इस समय अपने ही खेल में उलझी हुई है। कभी तीरथ रावत जी भागकर दिल्ली जाते हैं, कभी त्रिवेंद्र रावत जी भागकर दिल्ली जाते हैं। सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में है और पहाड़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि वो कोरोना की जो दूसरी वेव पहाड़ों पर इस समय नजर आ रही है वो किसी तरह जल्दी से जल्दी खत्म हो और वहाँ के लोग भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, क्योंकि सरकार अपनी ही जो इंटरनल जो सरकार की अपनी प्रॉब्लम्स है, जो बेरोजगार बच्चों के लेकर उपनल के कर्मचारी दोबारा आंदोलन की धमकी दे रहे हैं और जो इनका अपना संगठन इसमें पूरी तरह चुनावी मोड में आ गया, इनकी टेंशन इसमें चुनाव की है जो 6 महीने बाद कृपया कोरोना पर बात करिए, कोविड पर बात करिए। कोविड को लेकर भाई साहब मैं कोविड पर ही बात कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्यों आप लोग पहाड़ों पर नहीं रोक पाए, आप यहाँ के सारे संसाधनों को वहाँ क्यों नहीं पहुँचा पाए? आपकी अपनी बातों में भी कंट्रडिक्शन है। अभी आप कह रही अपना आप बढ़ता है, अपना आप घटता है, कि आप दिल्ली मोड को आपने बताते हैं ना, अपना आप बढ़ गया, घट गया, हमें कुछ करना नहीं है, कुछ करें, कुछ नहीं हुआ तो रोने लग गए और कुछ हो गया तो अपनी पीठ दबाने लग गए। कि दिल्ली फॉर्मूला आप उत्तराखंड में मत लागू करिए ना, कृपया आपसे निवेदन है। आपने कहा कि हमने कोरोना को कंट्रोल किया, इसमें आप लोगों ने तो कुछ कंट्रोल नहीं किया। अगर आप इतने कंट्रोल करने वाले थे तो आप जाके पहाड़ों पर कंट्रोल कर लीजिए जहाँ पे लोग मर रहे हैं। आपको तो हम सीरियसली नहीं लेते। आप तो कल को कह देगा जी आप तो चाइना जाके रोक के आते हैं। आप तो नॉन सीरियस पार्टी है। जब परेशानी आती है तो दूसरे को पर इल्जाम लगाती है, जब ठीक होता तो अपना श्रेय लेती है, जब कुछ अच्छा होता है तो मैंने करा, जो खराब हुआ वो सब मैंने करा। ऐसी गैस में करूंगा पार्टी को पहली बार भारत में देखिए कंट्रोल क्यों नहीं किया कोरोना? जब वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी थी कि कोरोना की दूसरी आने वाली है, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया? आप लोग लगे रहे बंगाल के चुनाव पर, आप लोग लगे रहे दूसरी चुनावी रैलियों पर, आप लोग लगे रहे। आदरणीय बहन जी, ये आप केजरीवाल जी को भी राय दीजिए ना, ये आप केजरीवाल जी को भी राय दीजिए। जहाँ दिल्ली पूरी दुनिया में त्राही कर रहा था, केजरीवाल जी को राय नहीं दी आपने। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। मोदी जी आकर टीवी पर बोलते हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि कोरोना खत्म हो चुका है। इसमें केजरीवाल का दोष नहीं है, इसमें त्रिवेंद्र रावत जी का भी दोष नहीं है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है तो मेरे और आपके पास सिवाय उसको मानने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उन्होंने मीडिया पे आके इस चीज को बोला है कि कोरोना हमारे देश से खत्म हो चुका है, हम कोरोना को जीत चुके हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो क्या जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी? क्या मैं और आप इस देश के नागरिक होने के नाते उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे? लेकिन वाकई में कोरोना को आप लोगों ने बहुत इजीली लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन कोरोना आपकी वजह से रुका, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकती। कोरोना का खिलाफ अपने आप बढ़ा, केवल आप पार्टी वालों की बात करने के कारण रुका है। अरे 500 बेडों का हॉस्पिटल ऋषिकेश, 500 बेडों का हॉस्पिटल हल्द्वानी, 90 बेड, 15 दिन के अंदर ऑक्सीजन, सारी चीजें उपलब्ध कराने से कोरोना नहीं रुका, लेकिन वो आप लोगों की बातों करने के कारण रुका है। आप बात करिए और हमारे सीरज जी को अपना काम करने दीजिए, वो कोरोना पर काबू पाने आपका स्वभाव है बात करने का, और बात करके और राज्य में करने का आपको अधिकार है, पूरे देश का बात करने के लिए चल रहा है कि सिर्फ देहरादून में एक अकेले मैक्स हॉस्पिटल को आपने टीके लगाने का ठेका दे दिया। जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल है, सरकारी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर टीका उपलब्ध नहीं है। आप इस पर बात कीजिए। अगर आपका काम आपको बनाने का रहा है हमेशा है, आप सारी केंद्र की योजनाओं को अपनी योजना बता के चला सकते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए पैनिक कर सकते हैं दिल्ली को। आपको हम लोग सीरियसली लेते उत्तराखंड में।
ये दिल्ली पैटर्न उत्तराखंड में चलने वाला नहीं है। ये आप तो सीरियस नहीं ले रहे हैं सर, प्रदीप सर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, एक जन का सीरियस ना ले लें। बताइए कि पहाड़ों पर प्रदेश में घुसने से रोक लगा दीजिए, जिसमें प्रवासी लोगों को अपने पहाड़ों पर जो कोरोना फैला है वो आपने बीजेपी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी को जनता ने सीरियस ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, काम कर दीजिए ना इसके लिए। उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं लोगों को राहत देने के लिए और जो योजनाएं बनाकर सरकार जो कोविड पीड़ित है जो वहाँ बनाई हुई है उनको हर एक को राहत देने का काम करिए। आप बातें करिए, आज भी अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाए तो तब भी आप लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये इस आपदा में आपको जो प्रबंधन करना था, जब फरवरी में ये रिपोर्ट आई थी कि दूसरी वेव कोरोना की आ सकती है और उसको हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारे माननीय मोदी जी ने उसको सीरियसली नहीं लिया और पूरे देश को कोरोना। प्रदीप जी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अलका जी थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, अभी आ रही है सर आपको मेरी आवाज? आवाज आ रही है, जो सामने से हमारी बहन जी बोल रही है उनकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है, अनुमान तो आ रही है। अच्छा बहन जी की आवाज नहीं आ रही। उमा जी बोलिए, एक बार बोलिए। हेलो, सुन पा रही हूँ। प्रदीप जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? आपके आवाज साफ आ रही है, लेकिन जो बहन जी बोल रही है वो नहीं आ रही है। बोलिए मैडम, एक बार बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है अभी? प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं? जी प्रदीप जी उमा जी ने बोला शायद सवाल आप नहीं सुन पाए, लेकिन उस सवाल को मैं दोहरा देती हूं। आपने कहा कि पीक पे हमने काफी कंट्रोल किया, लेकिन शायद इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूं। सहमत तब होते सर कि जब पीक का समय था उत्तराखंड में स्थिति अच्छी हो जाती। अब पीक नहीं है तो कहीं नहीं है, दूसरी वेव आके चली गई सर। तो कैसे मान ले कि पीक पर आपने काम किया, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पीक को कंट्रोल करने में काफी कामयाबी हासिल की, इसे कैसे मान लिया जाए कि उत्तराखंड के अंदर काम हुआ है इसलिए संक्रमण की रफ्तार कमी है? आवाज आ रही है सर? तो किसी तकनीकी हमारे मेहमान पा रहे हैं, तो हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से अभी भी पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है या मामले ज्यादा है। मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यहां यह है कि कुमाऊं के 2 विशुद्ध पहाड़ी जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हुआ है। अल्मोड़ा की अगर बात कर ले हम, तो अल्मोड़ा के अंदर 8.15% दर दर्ज की गई है और 8.15 की दर से ये पहले स्थान पर कायम है। पिथौरागढ़ 4.93% की दर के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ये बात अलग है कि इन दोनों जिलों की जनसंख्या मैदानी जिलों के मुकाबले काफी कम है। जनसंख्या कम है, लेकिन बावजूद इसके पॉजिटिविटी रेट 8% से भी ज्यादा है। जिलों में बड़े पॉजिटिविटी रेट को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में ही राजनीति का दौर शुरू है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर मढ़े जा रहे हैं। विपक्ष भी कोरोना को लेकर राज्य सरकार को लगातार घेर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पहले पीक की अगर हम तुलना से दूसरे पीक की तुलना करें तो पहले पीक में कोरोना के अंदर उत्तराखंड के अंदर कोरोना के 0 मामले दर्ज हुए थे कभी, लेकिन दूसरा पीक उत्तराखंड में भारी तबाही लेकर आया। लाखों लोगों की जान गई। अभी भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर संक्रमण की रफ्तार कायम है। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं सर? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मेरे को धीरे आ रही है आवाज। उमा मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर अगर कोरोना कंट्रोल हुआ है तो राज्य सरकार के काम की वजह से काफी हद तक हमने नियंत्रण लिया है, किया है हालातों को, स्थिति को। इस बात से सर हम तो सहमत नहीं है। पीक तो पूरे देश के लिए था, जब पीक गया तो पूरे देश में चला गया पीक। जवाब दीजिए सर। प्रदीप जी
जी बताइए। सवाल मेरा ये था, आप कह रहे हैं, आपने उमा मैडम से भी यही बोला कि उत्तराखंड के अंदर राज्य सरकार ने काफी अच्छा काम किया, नतीजा ये हुआ कि अब संक्रमण की रफ्तार कम है, पीक से हम बाहर निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश में सेकेंड वेव आया, पूरे देश में अब रफ्तार कमी है, तो राज्य सरकार ने क्या काम किया? देखिए, पूरे देश में रफ्तार कम है, ये अच्छी बात है, और इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हमारी रफ्तार कम है। हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार के कारणों से ही ये रफ्तार कम हो सकती है, और अगर आदरणीय तीरथ सिंह जी की सरकार चुस्त दुरुस्त नहीं होती, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती, लोगों को कोविड से रोकथाम के उपाय से लेकर, सुझाव से लेकर उनको कोविड से कैसे बचाया जाए, इसका इंतजाम आदरणीय हमारे तीरथ सिंह रावत जी ने करा, और इसीलिए यहाँ पर कम दिखाई देता है। अब हम कहते हैं पूरे देश में भी कम दिखाई देता है, तो अच्छी बात है। केंद्र सरकार सुनियोजित तरीके से कोविड से नियंत्रित करने के लिए उसकी ओर को आगे बढ़ रही है, और इसमें तीरथ सिंह रावत जी भी केंद्र की गाइडलाइनों का पालन करते हुए, केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जो भौतिक सुविधाएं हैं, अस्पताल, दवाइयां, घर घर तक दवाइयां पहुंचे, घर घर तक डॉक्टर पहुंचे, ये सब सुविधा देने में लगे हुए हैं। इसी कारण से कम होता है। तो कई अभी जितना प्रतिशत हमारा कम हुआ है, कई राज्यों में वो प्रतिशत कम है, अभी भी कई स्थानों पर दिक्कतें हैं। कम हुई है, ये अच्छी बात है। सभी जगह कम हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ पूरे देश में खत्म हो, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में खत्म हो और पूरे विश्व में खत्म हो। बिल्कुल सर, बने रहिएगा हमारे साथ। अब कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपने सुना प्रदीप जी को, उन्होंने कहा है कि हमने अच्छा काम किया और केंद्र के गाइडलाइन को मानते हुए राज्य सरकार ने उन गाइडलाइन को पालन किया, अब नतीजा ये निकला कि हम सेकंड पीक से बाहर निकल आए। कितनी सहमत है सर इस बात से, कितना सहमत हैं आप? देखिए अलका जी, क्या है कि हमारे राज्य से दुगनी आबादी दिल्ली में रहती है, और दिल्ली में हमसे पहले लॉकडाउन खुल गया, वहाँ आंकड़े भी हमसे पहले कम हो गए, और देश के अन्य राज्यों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई थी कि हमसे बड़े बड़े राज्य थे और वहाँ हमसे पहले लॉकडाउन खुल गए, वहाँ की जो कोरोना की जो पॉजिटिव रेट था वो डाउन हो गया है। यहाँ तो सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। लोग हॉस्पिटलों के बाहर तड़प तड़प के मर गए हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को दवाइयां नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिले, लोगों ने जो कोरोना संक्रमित थे वो अलग परेशान थे, बाकी अन्य बीमारियों से भी लोग परेशान थे। उत्तराखंड सरकार ने कोई एक व्यवस्था नहीं करी थी। 1.5 साल से उत्तराखंड राज्य में कोरोना की चपेट में हम लोग हैं, पूरा देश है, लेकिन 1.5 साल में एक हॉस्पिटल नया बनाने की कोशिश नहीं दी। आप शायद दिल्ली या महाराष्ट्र को देखकर बात बोल रहे हैं। आप एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, मैंने की वजह से किल्लत हो रही थी, उस हॉस्पिटल का नाम बताइए। जी, मुझे लगता है आप अपने घर से बाहर नहीं निकले कोरोना के टाइम जी। आप हीरो की तरह घर में बैठे बंदे बजा रहे हैं, आप घर में बैठे रहे होंगे के टाइम में देखा है लोगों पार्टी का संगठन सदैव चलते रहने वाला संगठन है। पिछला कोरोना काल हो या वर्तमान का कोरोना काल हो, आपके अध्यक्ष की तरह तक हमारे अध्यक्ष की सीमित रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने लाखों लोगों को राहत देने का काम किया है। अभी मैं वैक्सीनेशन सेंटर से आ रहा हूँ और यहाँ पर स्टूडियो में पहुंचा हुआ हूँ। आप लोग केवल और केवल जो आपका मॉडल है, आप राजस्थान लागू करवाइएगा, जनता में बातें, और इसीलिए आपको आपने तड़पते हुए आपने राजस्थान में देखेंगे, पंजाब नेताओं का अधिकार, लेकिन उत्तराखंड में हॉस्पिटल का नाम बताइए ना, ऑक्सीजन की दिक्कत कहाँ, कौन से चैनल ने दिखाया था? किसी एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन मिली हो। मैं तो आपसे एक हॉस्पिटल का नाम पूछ रहा हूँ जहाँ ऑक्सीजन कौन से चैनल में दिखाया? हॉस्पिटल में नहीं था। कोविड सेंटर भी कोविड की लहर के समाप्त होते कोविड सेंटर तैयार किए गए, मर गई। आंकड़े जिक्र कर रहे हो चौधरी जी? जी, अगर आपके पास ऑक्सीजन थी, दवाइयां थी, डॉक्टर थे, तो लोग कैसे मर गए तड़प तड़प कर इतने? देखिए ये महामारी है, उत्तराखंड है। महामारी का क्या हमें अंदेशा नहीं था सर? प्रदीप जी, हम नहीं जानते थे महामारी का समय है, एक बार महामारी दोबारा से लौटेगा। क्या हमें उसके लिए तैयारियां करने की जरूरत नहीं थी, या फिर हमें दिल्ली का चुनाव कराना था, बंगाल का चुनाव कराना था? क्या हम नहीं जानते थे कि महामारी में हम जी रहे हैं?
क्योंकि WHO ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी सर, ये चेतावनी थी कि कोरोना सबसे ज्यादा भारत में तबाही मचाएगा। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री सर सुन लीजिए उस टाइम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल टीवी पे आकर कह रहे थे कि भारत में स्थिति बहुत नियंत्रण है, पूरे देश में हमारी, पूरे विश्व में हमारी वाहवाही हो रही है। ऐसा नहीं है। आज देखिए कि कई सारे राज्यों ने इंटरनेशनल तौर पे बैन कर दिया, यहाँ के छात्र वहां जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। कितनी बुरी हालत हुई है। चीन ऐसा पहला चीन सर आबादी का सबसे ज्यादा आबादी के मामले में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी चीन ने काफी हद तक नियंत्रण किया है। हम कहां पहुंच गए सर? हम जानते नहीं तबाही के बारे में। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं था, कर्नाटक में कोई आता, ये वो राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। इन स्टेटों में तो कोई चुनाव नहीं था। सर इस बार हम इस बार सिर्फ महाराष्ट्र को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी ऐसा था आबादी के मामले में, यूपी ऐसा था कि पिछली बार यूपी में संक्रमण की रफ्तार बहुत बढ़ी, लेकिन इस बार यूपी भी नहीं बचा। तैयार किया, कोई एक नई डॉक्टर भी भर्ती किए, नर्स भर्ती की, कोई स्टाफ को पहले लॉकडाउन को लेकर कहा जा रहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही यूपी का चुनाव खत्म हुआ, पंचायत चुनाव, जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, पूरे देश में धीरे धीरे करके पूरा लॉकडाउन हुआ। 25 राज्य ऐसे जहाँ लॉकडाउन लगा, जहाँ कोरोना कर्फ्यू लगा, उसके बाद मामले और ज्यादा बिगड़े। डेथ रेट सबसे ऊपर गई। हम लोग तड़प कर मरने वाली स्थिति में आप लोगों ने छोड़ा इस प्रदेश की जनता को। आपने चूका किया। सरकार ये आपदा को अवसर मत बनाइए, ये गिद्ध राजनीति मत करिए, उत्तराखंड को बदनाम करने का बात करिए, उत्तराखंड को बदनाम करने का बात करिए। बताइए ना, सूरज की तंग बताइए, ये आपदा को अवसर बनाने का बात करिए। संजीव जी आप सुन लीजिए, आप प्रदीप जी को सुन लीजिए, क्योंकि ऐसे बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आवाज किसी को नहीं आना। एक एक करके सुन लीजिए। आपको प्रश्न को जवाब दे रहे हैं, बारी का इंतजार करें, उनका जवाब सुनिए। जल्दी की रिसर्च क्यों हो गई? ये वैक्सीन का तो कार्यकाल पूरा नहीं था, इससे पहले क्यों लॉन्च कर दी गई? आरोप लगाइए। तो आपदा को अवसर बनाने का समय नहीं है, इस समय सेवा करने का अवसर है, इस समय जनता के दुख दर्द में जाने का अवसर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस अपने दिलों के अंदर है, अपने घरों के अंदर बैठी हुई है। आप बताइए ना कहाँ आपका है? आप मेरे को बताइए, आप अभी भेजिए कि कहाँ है। आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, गरीबों के घर में जाकर ब्लड कांग्रेसियों ने दिया। हमने आधी रात उठकर पेशेंटों के लिए व्यवस्थाएं कराई है। अवसर कैसे ढूंढे, इसका चिंतन करा होगा। क्यों दिया? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर चुनाव आ रहे हैं सर। आधी रात को बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है भाषणों से प्रदेश और देश। आपका सुपड़ा साफ होने का समय आ गया है। आपके ये विदाई को हमारे लिए आपका नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आपका कार्यक्रम नहीं है। हमारे प्रदेश में लोग हमने वो डर देखा है कि कैसे आपदा का अवसर बनाए। इस प्रकार अगर फोन कर रहे हैं, अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, बीजेपी का नेता मंत्री फोन उठाने को तैयार नहीं होता, कोई डॉक्टर फोन उठाने को तैयार नहीं होता। वो बहुत जल्द करके बोलिए सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर, निवेदन है, एक एक करके बोलिए। ये मदन कौशिक जी है जो लगातार थोड़ा घूम रहे हैं, बनाए रखते संगठन लगातार घूम रहा है। उमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। मैंने अपने बीजेपी के जो भाई मेरे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि इस समय सिर्फ आपने देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक मैक्स हॉस्पिटल को आप लोगों ने जो कोविड का जो टीका है उसको लगाने का आपने एक कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हुआ है। बाकी जितने भी सरकारी केंद्र है वहाँ पर टीके नहीं लग पा रहे और वो टीका जो है वो 1100-1500 रुपए तक का वो बेच रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं भी हैं कि किसी और का टीका किसी और को लगा दिया गया, मैसेज किसी और को आया और टीका किसी और को लग गया। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अब वो फ्री में टीका पूरे देश के लोगों को लगाए? क्या 1100-1500 रुपए गरीब व्यक्ति लगा सकता है? पूरा
पूरे देश की जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ली है। उन्होंने कहा पूरे जब राज्य सरकारें तो भाई फेल हो गई, ये फ्री टिकट जब राज्य सरकारें बच्चों को बढ़ाना करने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है मैं पूरे देश का टीकाकरण कराऊंगा। लोगों ने ढूंढा है, टीका लगाने का ठेका दिया है जो हमारी सरकारी की जो चिकित्सा केंद्र। अरे भाई ये जनसभा जी को राजनीतिक मंच मत बनाइए या आपदा को बनाइए। हमारी गरीब जनता राजनीति तो सभी ने की है सर, किसी एक पार्टी के लिए हम नहीं कह सकते किस पार्टी ने राजनीति नहीं की है। हर किसी ने अपना अवसर ढूंढा है और राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंची है। मुझे ये बिना तैयारी का नाम इस चैनल के सामने बताइए। भाषणों की प्रयोगशाला भारतीय मुझे नाम बताइए। अरे चौधरी जी मुझे हॉस्पिटल का नाम तो बताइए जहाँ ऑक्सीजन की किल्लत देखी थी आपने, जहाँ 700 के पेशेंट देखा था नाम बताइए ना। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए बताइए। अरे किसी हॉस्पिटल में नहीं था, आप कैसी बचकानी बात कर रहे हैं अलका जी। किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हजारों लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। अगर आप बोल रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बहुत कुछ है बताने के लिए। उत्तराखंड के अंदर महाकुंभ क्यों हुआ सर? महाकुंभ के बाद जो स्थिति हुई वो क्यों हुई सर? महाकुंभ क्यों हुआ सर? गाइडलाइन के बाद जो हमने देखा है उत्तराखंड के अंदर अभी भी देख रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी कोरोना से नहीं उबर पाए। ऐसा बहुत कुछ बताने के लिए सर। आपने पहले ही बोला था कि कौन से मीडिया चैनल में ऐसी खबरें चली है, ऐसे बहुत सारी खबरें चली है जहां पर लोगों ने सीढ़ियों पे दम तोड़ा है, कोरोना की वजह से मरे हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज है, बहुत खबरें चली है तमाम चैनल्स पे। आप कैसे मना कर सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर मौत की तबाही, कोरोना की तबाही नहीं मचाई? अलका जी मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, कोरोना की वजह से सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, अगर कहीं कोई मरीज मरा है तो वो ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही मरा है। लगातार राज्य सरकार कह रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम भिजवा रहे हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर पर्चे लगे हुए थे, पैम्पलेट लगे हुए थे कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो रिकॉर्ड पे ही बात कर लेंगे, फिर रिकॉर्ड में भी निकाल लीजिए, भी निकाल लीजिए, क्योंकि सर ऐसा है। आप स्वीकार करिए इस बात को, इसे सत्य को स्वीकार करें। आपके पास अगर कुंभ से बड़ा है कोई आंकड़े हैं तो बताइए। आप कुंभ को बदनाम करने का प्लीज मेरा निवेदन है। कुंभ के कारण बना है कोई ऐसा प्रमाण है तो बताइए। महाराष्ट्र में तो कुंभ से पहले ही इतने ज्यादा मामले थे। महाराष्ट्र की तुलना क्यों करूं, मैं क्यों बोलूं? संजीव जी ने बोला उत्तराखंड। संजीव जी को मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि आप जहां पर आपकी कांग्रेस की सरकार है वहां सुधारिए। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए। अगर वो सिर्फ उत्तराखंड को ही लेकर बोलेंगे तो नहीं। हम नहीं चाहते ना कि कांग्रेस और बीजेपी फर्क है। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो वो केंद्र में होती, वो विपक्ष में ना होती, वो सिर्फ गिने चुने राज्य तक ना सीमित होती। फर्क है सर, बीजेपी को लोगों को स्वीकार है, नकार नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर आप इससे तुलना करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हम सिर्फ आपसे यही उम्मीद करेंगे ना सर कि पूरी जिम्मेदारी किसकी है, लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की है, बीजेपी की है। ना मैं आपको बोलूंगी, ना मैं यहाँ पे कांग्रेस बोलूंगी। हमें उम्मीद बीजेपी से है सर, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमें उम्मीद बीजेपी की है, बीजेपी से है। ये जवाब देने के बजाय आदरणीय बहन, मैं बता रहा हूँ, आदरणीय बहन जी मैं बोल रहा हूँ, ये वो दल है इन्होंने इस देश को 50 साल तक LPG सिलेंडर के लिए 2 दिन तक यहाँ पर लगा के रखते थे। ये कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से सारे दुरुस्त होने चाहिए थे। ये वो दल के नेता है जिनके नेताओं ने LPG सिलेंडर जैसी सामान्य चीज के लिए 2 दिन तक लोगों को लाइन पे लगाया है, और ये कहते हैं ऑक्सीजन पहले जिनके 4-4 करोड़ इन्होंने राशन कार्ड बनाकर उनको गैस सिलेंडर दे दिए हैं। ये तो आलम है इनकी सरकार का। अरे भाई कुछ कहना चाह रही हूँ, बोलिए। उमा जी की सुन लेते हैं सर, बहुत देर से आप दोनों ही बोल रहे हैं, कृपया करके उनकी भी सुन लीजिए। बोलिए मैम, क्योंकि समय बोलने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से, मेरे बड़े भाई से मेरा एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ आपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो 1100 और 1500 रुपए का जो टीका लग रहा है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल को टीके की मोहलत क्यों दे रखी है? हमारे जो सरकारी चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर सस्ता टीका या फ्री में जो टीकाकरण की बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, वहाँ पर फ्री टीके क्यों नहीं लगाए जा रहे? 1500 रुपए 1100 रुपए का टीका खरीदना क्या एक गरीब फैमिली के लिए जायज है? क्या वो खरीद पाएंगे जिनके घर में राशन? नहीं बहन जी, आदरणीय बहन जी, मैं अनेकों स्थानों पर टीकाकरण चल रहा है। मैं अभी एक बहुत इंटीरियर बिंदु खट्टा क्षेत्र से टीकाकरण देख के आ रहा हूँ जहाँ 45+ वालों को टीका लग रहा है। ऐसे अनेकों स्थान, मैं अपने जिले के बारे में बता सकता हूँ, अनेक स्थान हैं जहाँ पर टीकाकरण चल रहा है।
मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप क्यों करीजिए? एक हॉस्पिटल में चला, एक हॉस्पिटल में चल सकता है, जिसको अपना टीका लगाना है, जिसको लाइन पर नहीं लगना वो हो सकता है। यहाँ पर देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल में ही टीके लग रहे हैं, उसके अलावा कहीं टीकाकरण नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल आकर यहाँ पर एक बार देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, कम से कम और उसमें भी इतने घोटाले इस समय है कि टीका किसी और को अरे ये तो आप मत कहिए, ये तो केजरीवाल जी को हमने इतना बड़ा किला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल जी इतना बड़ा बचा देके घोटाले की सारी रिपोर्ट जिस दिन आएंगे हम सब कुछ कर देंगे। क्या है वो आज चोर मोहल्ले भाई क्योंकि समय खत्म हो चुका है जी। तो आप तीनों ही चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी के प्रदीप बिष्ट, धन्यवाद अनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता आप संजीव चौधरी, नेता कांग्रेस, आप तीनों चर्चा में शामिल हुए, हमसे बातचीत की आपने, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, तो कोरोना को लेकर हम बात कर रहे थे क्योंकि अभी भी उत्तराखंड के अंदर जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, उसके मुकाबले पहाड़ी इलाकों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है। हम कुछ आंकड़ों की ही बात कर ले और कुछ ऐसे जिलों का नाम ले जहां पर अल्मोड़ा की ही बात की जाए तो अल्मोड़ा के अंदर 8.15 की दर से पहले स्थान पर अल्मोड़ा भी कायम है। पिथौरागढ़ में 4.93% संक्रमण की रफ्तार है, यानी कि अभी भी उत्तराखंड के अंदर कोरोना का कहर बना हुआ है। सभी यही उम्मीद जता रहे हैं, सभी को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में कोरोना से जो अभी भी मौत का आंकड़ा है, पॉजिटिविटी रेट है, वो जल्द से जल्द कम हो जाए। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।